नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सेवार्थ सिविल सर्विसेज में। मेरा नाम है आयुष कटियार। देखिए, हम लोग घटना सार 6 महीने की है उसको कंप्लीट कर रहे हैं और उसमें आज इंटरनेशनल पूरी तरीके से मैं ख़त्म कर दूंगा। जितने भी टॉपिक हैं आज सारे ख़त्म कर दूंगा। ओके, तो कम से कम आपको 2-3 चीज़ों से निजात मिल जाएगी। मतलब बहुत ठीक ठाक एक बहुत अच्छा पोर्शन खत्म कर लिया है। फिर हम लोग 5-6 छोटे छोटे लेक्चर बनाएंगे छोटे छोटे, और उससे खत्म हो जाएगी। तो इससे फ़ायदा आपको ये हुआ है कि पूरे 6 महीने का करंट अफेयर्स आपके सामने है। और जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो इन वीडियोस को 2 या 3 बार जब आप देख लेंगे तो आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी। 95% से ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी होगी और जिसकी परिणति आपको एग्ज़ाम के रिजल्ट में देखने को मिलेगी। ठीक। और मैं बार बार आपसे बोलता हूँ, जो भी रिव्यू ऑफिसर आने वाला है या और भी जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं वहाँ पे करंट अफेयर्स की भूमिका हमेशा से ही बढ़ती चली जा रही है। इस बात को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ। ये कुछ एक टॉपिक हैं, इसमें 15-20 जो भी होंगे वो मैं अभी अभी खत्म कर दूंगा। तो ये आपका इंटरनेशनल वाला पूरा सीन खत्म हो गया। ठीक है, नेशनल पूरे में खत्म कर चुका हूँ। पॉइंटर जो थे आगे के उसमें मेरी समझ से 1000 के आसपास पॉइंटर लिखे होंगे, 30-35 जितने भी होंगे पेजेस, वो सब मैं सब पूरे खत्म कर चुका हूँ। पीछे की कुछ चीजें हैं उनको मैं इंपॉर्टेंट तरीके से मैं उनकी शॉर्ट लिस्टिंग करूंगा तो वो आपके समझ में आ जाएंगे। ठीक है, राइट। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। मालदीव को भारत ने गश्ती जहाज और एक लैंडिंग आक्रमण जहाज सौंपा। अब देखिए क्यों सौंपा, क्योंकि अभी हाल ही में राजनाथ सिंह जो थे वो मालदीव की यात्रा पे थे। मई जब थी तो मालदीव की यात्रा पे गए थे इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर। और मालदीव जो है इंडिया का नेबर कंट्री है, तो नेबर्स के साथ में हमारे रिश्ते जो हैं वो अच्छे रहें, इसलिए ये सब चीज़ें की जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि मालदीव भारत भारत के निर्मित 2 युद्धपोत जो थे वो मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्सेस, जिसको MDNF बोलते हैं, उनको दिया गया। ठीक, उनके नाम जो हैं 2 के केवल वो रट लो, इसमें और कुछ है नहीं। देखिए खास मैं बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है केवल वो रट लो। ठीक है, एक इसमें फास्ट पेट्रोल वेसल है और एक जो दूसरी है वो लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट शिप है। राइट, तो बस इसके नाम आपको रट लेने हैं। कौन कौन थे? कोस्ट गार्ड शिप हुरावी है, हुरावी। ओके, और कौन सा है? वेट अ मिनट। ठीक है सच्चा मैं हुरावी नाम दिया गया इसको, जो बेसल है उसको हुरावी नाम दिया गया। राइट, वहां पे। ठीक है, तो और एक कौन सा था? तो और एक कौन सा, और एक ये है फास्ट पेट्रोल वेसल। राइट, बस 2 ही चीजें हैं। और मालदीव की आप ज्योग्राफी देख लेना एक बार, जरूर देख लेना, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा रीजन वाइज इंपॉर्टेंट है, बाकी और कुछ नहीं है। 2 चीजों की देखिए यहाँ पे बात की गई थी। एक था पड़ोसी प्रथम, जो इंडिया की पॉलिसी है, नाइबरहुड फर्स्ट, और दूसरा सागर का फुल फॉर्म एक बार पूछा गया था एग्जाम में, तो आप याद रखना, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ठीक है, अर्थात क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास। अभी देखिए INS कृपाण किसको दिया गया, मैं एक सवाल आपसे यहाँ पे कर रहा हूँ, कमेंट के थ्रू आप मुझे बताएंगे। INS कृपाण, ठीक, मैंने आपको पढ़ाया था, ये 2 जगह मैं पढ़ा चुका हूँ। और फिर अगर अभी आप नहीं बता पाते हैं तो फिर गलत बात है। जो बताएगा मैं कमेंट पे आपको एक हार्ट प्रदान करूंगा। ठीक है, चलिए। और ये देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख लेना। जो इंपॉर्टेंट होता है मैं वहां पे लिखता हुआ चलता हूँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख लेना। और ये है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। जारी कौन करता है, याद रखना है इसको। तो इसमें देखिए ये बहुत ठीक से पढ़ना, जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैं ठीक से कवर करता हूँ, जो इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं उसमें मोटी मोटी चीजें केवल देख लेते हैं हम लोग। ठीक, तो इसको जारी करती है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स कहाँ की संस्था है? तो ये एक फ्रांस की संस्था है। ठीक, और गैर सरकारी संस्था है। ठीक है, सरकारी संस्था नहीं है। राइट, और हर साल अपनी ये रिपोर्ट ऐसी देती रहती है। ठीक, इस बार की रिपोर्ट का नाम है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023। 2023 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख लेना। और यहाँ पे लिख लेना रिपोर्टर्स, यहाँ पे इतना बड़ा लिखा हुआ है, बट फिर भी मैं रंगोली रचा देता हूँ इसमें। ठीक है, टोटल कंट्रीज में कितने हैं? तो 180 कंट्री हैं। टॉप 3 के देश देखिए कौन से हैं, तो यहाँ पे आप चले आइए। टॉप 3 के देश आपको मिलेंगे, नॉर्वे, आयरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड। हंसी की बात आपको ये है कि ये टॉप के पांचों देश जो हैं वो कहाँ के हैं? तो यूरोपियन हैं। ठीक, अब
ये आपको चीज़ें खुद देखनी होती हैं। जब आप कोई भी रिपोर्ट देखते हैं ये सब चीज़ें खुद देखनी होती हैं। हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए टॉप 5 कंट्रीज़ में के बारे में पूछ लिया जाए कि क्या सीधे सारे जो हैं ये यूरोपियन हैं, या उसमें लिख के एक आंसर उसमें लिखो इसमें 4 यूरोपियन हैं बट एक जो है वो अमेरिकन है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट का, तो आप ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट। इसलिए या हांगकांग दे देगा वहां पे, सिंगापुर आपको दे देगा, या साउथ कोरिया दे देगा। ऐसी चीजों में आप फंस जाएंगे, इसलिए इन चीजों को याद रखें, राइट। तो 5 के नाम ये लिखे हुए हैं, टॉप 3 के तो आप देख ही लेना कम से कम। इंडिया की रैंकिंग यहाँ पे है, मैं चलो यहीं पे लिख देता हूँ, बहुत सारी चीजें ऊपर लिखी होंगी बट परेशान मत हो, मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ। इंडिया की रैंकिंग 2000, देखिए जब ये इंपॉर्टेंट रैंकिंग है तो 2023 की भी रैंक हम देखेंगे, 2022 की भी रैंक देखेंगे, और दोनों में क्या अंतर आया ये भी देखेंगे। तो इस बार की रैंक है इंडिया की 161 आउट ऑफ कितने में, तो 180 तो है ना, राइट। और इंडिया का स्कोर यहाँ पे कितना है, तो 36.62 ये स्कोर है, ठीक। 2022 में चलते हैं, 2022 में इंडिया की रैंक थी 150, ठीक, 150, राइट। अब 150, अब देखिए क्या कोई सुधार हुआ है, क्या कोई सुधार हुआ है, नहीं, कोई सुधार नहीं हुआ, बहुत और गंदा, मतलब 9 पॉइंट का बहुत और गिर गया है, मतलब 9 पॉइंट और इंडिया गिर गया है रैंक के अकॉर्डिंग। सबसे लास्ट में अगर देखो आप कौन है, सबसे लास्ट में कौन है, तो सबसे लास्ट में आपको नॉर्थ कोरिया मिलेगा 180वें नंबर पे, यहीं पे मैं लिख देता हूँ 180 नंबर पे आपको मिलेगा नॉर्थ कोरिया, ठीक। और 179 पे आपको चाइना मिलेगा, चाइना रिपोर्टिंग में बहुत गंदी स्थिति है। इंडिया की भी स्थिति आए दिन खराबी हो रही है, आप देख तो रहे हैं न्यूज़ चैनल में क्या मचा हुआ है, कोई कुछ भी उठा के फेंक देगा, मार देगा, कैसी भी चीज़ें चल रही हैं, राइट। और मैं तो बहुत हैरान हो जाता हूँ कि मुझे लगता है कि इंडिया में जो 60 साल की आबादी है, जिनकी उम्र 60 साल है या आसपास है, उनसे आप बहस बिल्कुल मत करें। मैं ऐसे लोगों से बहस करने से बचता हूँ जिनकी उम्र 60 साल हो जाती है। अगर वो बहस के मूड में है तो अगर कुछ बताने के हैं, अपना एक्सपीरियंस बताएं, तो बहुत कुछ सीख सकते हैं आप। लेकिन वैसे मुझे लगता नहीं है, क्योंकि बहुत अजीब सी चीज़ें होती हैं, ये लोग पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं, अपने आगे किसी की सुनते हैं नहीं। इससे बेहतर है आगे आने वाला जो इंडिया है, हम लोगों की जो जनरेशन है या आप हमारे बाद जो आएगी, वो फार बेटर होगी इन लोगों से। तो कहीं पे भी आप पब्लिक प्लेस में बैठे हो तो ये लोग फालतू की बातें स्टार्ट कर देंगे आपसे, और किसी एक नेता का पक्ष लेंगे या उसकी बुराई करेंगे, और अपने आगे, मतलब इनके अंदर वो होता ना एडॉप्शन किसी चीज की, कोई भी चीज आप मान लें दूसरे की, तो ये लोग मान नहीं सकते हैं, आप कितने भी इनको लॉजिक दे दें, बहुत सारी ऐसी चीजें। चलिए मैं अपने रिपोर्ट पे ही आता हूँ, तो ठीक है। उत्तर कोरिया का स्थान सबसे खराब है, जबकि इंडिया की रैंकिंग 2023 में 161 है, स्कोर 36.62 है, और इसमें भारत की स्थिति में देखिए गिरावट का ही सिलसिला बना हुआ है। इस पॉइंट को याद रखना, अगर आता है तो हो सकता है ऐसे ही ये पॉइंट पूछ लिया जाए, आपको ये लगे सुधार हुआ है वहां पे लिखा हो और आप कहते हैं हाँ हाँ सुधार तो वही होगा भाई, सुधार तो हो ही रहा होगा, बट ऐसा नहीं है, ठीक। चलिए, पिछले साल 150वीं थी, गिर के अब हो गई है 161, राइट। और आसपास की कंट्री हैं, इनको बहुत ध्यान से नहीं पढ़ना होता है, ठीक, क्योंकि बहुत सारी रैंक है, बहुत सारी स्थिति है। केवल एक चीज आप याद रखना, यहाँ पे म्यांमार एक ऐसा कंट्री है, बांग्लादेश है और चाइना है, इनकी स्थिति जो है वो इंडिया से भी खराब हो गई है, राइट। टॉप 5 कंट्रीज जो थी वो मैंने आपको बता दी। जारी कौन करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है, ठीक, याद रखना बहुत ध्यान से। लास्ट में 3 कंट्री आप देख लेना, 2 तो देख ही लो, 2 याद रह जाएंगे, एक तो नॉर्थ कोरिया, एक किम जोंग यूं वाला, वही तो क्या ही करता होगा आपको आइडिया तो है। दूसरे नंबर पे चाइना भी अपने मीडिया को कंट्रोल करता है, और वहां पे लिखा आपको मिल जाएगा कि एक चाइना का एक मीडिया आउटलेट है, उसको बोलते हैं क्या, ग्लोबल टाइम्स। तो ग्लोबल टाइम्स के फेसबुक पेज पे फेसबुक वालों ने उस पर लिख रखा है कि स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया। आपने कभी शायद उनका चैनल देखा हो तो आपको पता चलेगा, स्टेट कंट्रोल मीडिया, मतलब इस मीडिया को स्टेट कंट्रोल करता है। जबकि दो वो कहते हैं कि ये मेरी एक प्राइवेट मीडिया है, मतलब स्टेट कंट्रोल नहीं करता है, बट लिखता है ऐसा, ठीक है। भारत के आसपास के जो कंट्री हैं उनकी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। 3 देश इनकी स्थिति खराब है, बाकी सबकी स्थिति
सबसे अच्छी है, भूटान की फिलहाल आसपास सबसे अच्छी है। ठीक है, इतनी चीज आप याद रखेंगे। और इसमें होता क्या, स्थिति देखिए, इंपॉर्टेंट बात ये है, अब यहाँ से सवाल हो सकता है आपके सामने आ जाए। देखिए यहाँ पे जो ये सूचकांक है, जो ये मानक है इनके, वहां पे 0 से 100 के बीच में ये सूचकांक का मान होता है, लेकिन जब 85 से होते हैं तो होता माना जाता है कि स्थिति बहुत अच्छी है। 70 से 85 के बीच माना जाता है कि संतोषजनक स्थिति है। 55 से 70 के बीच माना जाता है कि प्रेस की समस्यात्मक चीजें हैं, प्रॉब्लमेटिक है प्रेस यहाँ की। 40 से 55 के बीच में प्रेस की कठिन स्थिति, डिफिकल्ट स्थिति दर्शाता है। जबकि सूचकांक में अगर 40 से कम आपकी स्थिति है तो प्रेस की अति गंभीर, वेरियस सीरियस पोजीशन में रखा जाता। तो हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इंडिया को किस कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि आपको इंडिया का स्कोर मैंने बताया था 36.62 है, तो प्रेस की अति गंभीर स्थिति में। हालांकि इंडिया कई बार ऐसी रिपोर्ट्स को डिनाई करता रहता है, राइट। तो इसमें बहुत सारी चीजें। चलो, ये वाला पॉइंट मैं कितनी बार आपको बता चुका हूं कि फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य देश बन गया है, जिसको टर्की ने सबसे बाद में मान्यता दी थी। नाटो के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, 1949 में वाशिंगटन संधि हुई थी, उसके आधार से नाटो बना। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ, ऐसे लिखो, नाटो, नाटो, नाटू नाटू गाना मत बना देना, इसलिए मैं बता रहा हूँ नाटो, ठीक, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, 1949 में बनी, ठीक। और यहाँ पे जो नॉर्थ अटलांटिक जोन है, अटलांटिक महासागर है, उसका नॉर्थ उत्तरी हिस्से में जो कंट्री आते हैं उन्हीं की एक संधि है नाटो। नाटो 5, नाटो प्लस के बारे में मैंने आपको बताया था, नाटो प्लस में कौन कौन से कंट्रीज हैं ये भी सब मैंने आपको बताए थे। कमेंट करके आप मुझे बताएं कि नाटो प्लस में कौन कौन से कंट्रीज हैं, राइट। तो इसमें 31वां देश कौन सा है, फिनलैंड। अब फिनलैंड की स्थिति देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में फिनलैंड ने तटस्थता बनाए रखी थी कि नहीं तो इधर जाऊंगा, ना तो रशिया के साइड जाऊंगा, यूएसएसआर के साइड, ना तो अमेरिका एलाइज में, अपनी स्थिति वैसी बनी रहेगी। बट हाल ही के दिनों में यूक्रेन पे आक्रमण हुआ तो फिनलैंड को डर लगने लगा, फिनलैंड कूद के नाटो के पास जाने की कोशिश कर रहा है कि हो सकता है। अब देखिए है क्या कि यहाँ पे जो बाल्टिक सी है, बाल्टिक सी के ऊपर मैं हमेशा आपको बताता हूँ, यहाँ पे ऐसे 3 आपको देखने को मिलते हैं कंट्री, यहाँ पे नॉर्वे, यहाँ पे स्वीडन, यहाँ पे फिनलैंड, फिर यहाँ पे ऐसे चले आएंगे, यहाँ पे एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ठीक। अब यहाँ पे जो फिनलैंड है ये रसिया से अपनी बॉर्डर शेयर करता है, तो किसी भी समय रसिया हो सकता है इनको भी धर पकड़े, इसलिए इनको भागना बहुत जरूरी हो गया था, राइट। तो यही सब चीजें हैं। और 1949 में देखिए यही सब बातें लिखी हैं जो मैंने आपको बताई हैं, राइट। और अमेरिकी जो विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने प्रक्रिया को पूरी करने के दस्तावेज सौंप दिए जो फिनलैंड को नाटो का सदस्य बनाते हैं। और इसमें ऐसा कुछ है नहीं। टर्की का नया नाम तुर्की है, और जो तुर्की इसको बोला गया क्योंकि इसने अपना नाम चेंज कर लिया, तो तुर्की ऐसा अपना लास्ट ऐसा वो बना, क्या बोलते हैं, कंट्री जिसने मंजूरी प्रदान कर दी। अब है टाइम्स 100 की सूची में शाहरुख खान फर्स्ट पे। टाइम्स देखिए बहुत सी अपनी रिपोर्ट पब्लिश करता है, तो टाइम्स 100 की देखिए कौन सी ये रिपोर्ट्स है, नाम उसका ठीक से पढ़ लेना, टाइम्स 100 के नाम से आई है, टाइम्स 100, ठीक, 2023 में जारी हुई, ठीक है। टाइम्स मैगजीन के 2023 टाइम पोल, देखिए जो बोल्ड करना चाहिए इस मैगजीन को वो ये वाला पार्ट करना चाहिए, 2023 टाइम 100 पोल, ये वाला पार्ट, जिसको मैं ऐसे मोटा मोटा ऐसे कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है जब कभी भी एग्जाम में आती हैं चीजें तो ऐसे ही जो ऑथेंटिक चीजें होती हैं केवल वही वाली आती हैं, राइट, ठीक है। तो उसमें पहला स्थान किसको मिला, तो शाहरुख खान को मिला, जबकि दूसरा स्थान उन ईरानी महिलाओं के ग्रुप को मिला है जिन्होंने हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन किया था। तीसरे नंबर पर कोविड हेल्थ वर्कर है। चौथे नंबर पे ब्रिटेन के प्रिंस ऑफ हैरी, आपने खूब नाम सुना होगा, उनकी पत्नी मेघन चौथे नंबर पे रही, जबकि फुटबॉलर लियोनेल मेसी जो है वो 5वें नंबर पे रहे। तो इंडिया के लिए बड़ी बात है, और शाहरुख खान फर्स्ट नंबर पे रहे मेसी को छोड़ते हुए, तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि मेसी की फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है, आप सब जानते हैं इन सब चीजों को, ठीक है। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आप बैठ के पढ़ें और रटें, ठीक, अपने ज्ञान वैसे ही फर्जी का ज्ञान बढ़ाने के लिए, ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ लो, बुराई नहीं है,
बट अगर ये कहो कि ये इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है कहीं से, तो बिल्कुल भी नहीं है, भूल जाना है इसको, राइट। मन हो तो पढ़ लेना, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट। चलिए अब ये वाला इंपॉर्टेंट है, देखिए दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी जिसका नाम है MF हाइड्रा, कहाँ ये हुई है, तो नॉर्वे की कंपनी है, नॉर्वेजियन कंपनी है नॉरलेड ने लिक्विड हाइड्रोजन से संचालित दुनिया की पहली फेरी जो है, फेरी मतलब जो उसमें चलती है समुद्र में या उसमें पानी में, वो छोटे से जहाज टाइप की, मतलब उसको फेरी बोलते हैं, राइट। तो उसको बोलेंगे, उसका नाम है MF हाइड्रा, हाइड्रोजन लिक्विड हाइड्रोजन से चलेगी। इसको लॉन्च किया, कंपनी कौन सी है, नॉरलेट। कहाँ की है, तो नॉर्वेजियन कंपनी है, यानी नॉर्वे की कंपनी है, राइट। तो इसमें बैटरी और लिक्विड हाइड्रोजन दोनों का यूज हो सकता है। जनवरी में इसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी, तो हेजल में लैंड घाट से इसका प्रारंभिक निरीक्षण किया गया था। अब इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसलिए ये सब बात बता रहा हूँ, ठीक। ये नहीं आपसे पूछेगा कितने किलोवाट के पावर जनरेट करती है, ये सब अपने दिमाग को और व्यस्त करने के साधन है। आपको अगर और व्यस्त रखना है अपने दिमाग को और परेशान रखना है, तो ये सब चीजें पढ़िए। इसलिए मैंने पूरी बुक में आपको एक एक चीजें ऐसे पढ़ाई हैं कि आप खुद से शॉर्ट लिस्टिंग करना सीख जाएं। मैंने आपको पेपर इसीलिए दिखाया था कि आप खुद से शॉर्ट लिस्टिंग करना मतलब सीख जाएं, राइट। चलिए, धन्यवाद। अब देखिए आपके सामने है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप 30-40 बार यहाँ पे लिख लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। जारी कौन करता है, तो जारी करता है UNSDSN, मतलब संयुक्त राष्ट्र, UN मतलब संयुक्त राष्ट्र, SDSN मतलब सतत विकास समाधान नेटवर्क, राइट। तो UNSDSN हो गया, जारी करती है। कौन सी रिपोर्ट है, 2023 की रिपोर्ट है। और इस पे लिखा हुआ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फिनलैंड लगातार छठे वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। और देखिए आपको क्या देखने को मिलता है, तो इसमें देखने को मिलता है टॉप के जो 5 कंट्रीज हैं वहां पे आप देखना, टॉप के 5 कंट्रीज हैं वहां पे आप देखना, नंबर 1 पे आपको फिनलैंड मिलेगा, फिर डेनमार्क मिलेगा, फिर आइसलैंड मिलेगा, फिर इजराइल, फिर नीदरलैंड, ठीक। ये आपको 5 देश ऐसे देखने को मिले। टोटल कंट्रीज इसमें कितने हैं, तो 137 है। और ये हैप्पीनेस इंडेक्स है, मतलब कौन से देश कितने खुशहाल हैं, इसकी ये लिस्टिंग यूनाइटेड नेशंस जारी करता है, तो उसकी ये लिस्टिंग होती है। टोटल कंट्री 137 है, यहाँ पे देखिए लिखे हुए हैं। और देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है इस रिपोर्ट में, कि इस रिपोर्ट में 10 सबसे खुशहाल देशों में फिनलैंड सीट्स पे है, उसके बाद डेनमार्क, आइसलैंड, इजराइल, नीदरलैंड का स्थान है। स्वीडन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और लग्जमबर्ग जैसे अन्य यूरोपीय देशों ने भी शीर्ष 10 में अपनी जगह बनाई है। आगे लिखा हुआ है शीर्ष 10 में स्थान बनाने वाला न्यूजीलैंड एकमात्र गैर यूरोपीय देश है, राइट। आपको सब यूरोपियन मिलते हैं। इजराइल देखिए यहाँ पे आया है, इजराइल, ठीक। इजराइल की ज्योग्राफी देखें, आसपास की एरिया देखें कौन कौन से, इजराइल की के आसपास की मैपिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बनके, ठीक। जैसे नॉर्थन साइड में आपको सीरिया मिल जाता है, ठीक। और इधर आपको डेड सी मिल जाता है, ये रहा इजराइल, ये छोटा सा इजराइल रहा। ये आपको मिलती है यहाँ पे गाजा पट्टी, यहाँ पे आपको डेड सी मिला, ठीक। यहाँ पे और वो मिल गया, और इधर से ये आपका ये महासागर आपका लगना चालू हो गया, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी इसकी इंपॉर्टेंट है, आसपास के सारे देश देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको ठीक से देख लेना, मैं बोल रहा हूँ देख लेना तो मतलब देख लेना, राइट, देख लेना ही देख लेना, और यहीं पे अभी पढ़ते वक्त ही देख लेना और यहाँ पे लिख लेना, राइट। चलिए, और किन किन कारकों पे इनकी रिपोर्टिंग की जाती है, तो एक तो जीवन प्रत्याशा है, जीवन विकल्प बनाने की स्वतंत्रता है, उदारता है, और भ्रष्टाचार की धारणा आधारित है, ठीक। एकमात्र लिथुआनिया ऐसा है जिसने 2017 से 30 अंकों का सुधार किया, 30 स्थानों का सुधार किया और 20वीं रैंक में पहुंचा है। टॉप 5 कंट्रीज मैंने जो आपको बताए थे वो ये हैं। इस रिपोर्ट की खास बात यह है कि जब अगर आपके स्कोर अगर बढ़ता है आपका, तो स्कोर बढ़ने का मतलब है कि आपकी रैंकिंग अच्छी है, स्कोर घटता है तो रैंकिंग खराब है। इंडिया की मैं बात कर लेता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए
137 में, आउट ऑफ 137 में इंडिया की है कितनी स्थिति है, तो 126 है। कितनी है, 126 है, राइट, 126 है। ठीक, चलो हो गया। और क्या है कि 126 है, मतलब स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। एक बहुत अच्छा पॉइंट इसमें, इस रिपोर्ट में, हाँ रिपोर्ट में नहीं बट एनालिसिस है मैगजीन की, उसके बारे में लिखा हुआ है, वहाँ पे आप पढ़ें कि देखिए, इंडिया के रैंकिंग को लगातार कम दिखाना रिपोर्ट के संदेह व्यक्त करता है। जैसे इंडिया बहुत बार ऐसे मंचों से, खुले मंच से ये बोल चुका है कि ऐसी रिपोर्ट में इंडिया को कम अक्सर दिखाया ही जाता है, पता नहीं क्यों, मेरी समझ से बाहर है। लेकिन जहां पे आप सही बात यहाँ पे लिखिए, जहां पे रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा हो, उसके बावजूद हैप्पीनेट इंडेक्स में रशिया आपको 70वें नंबर पे मिलता है, जबकि यूक्रेन आपको 92 स्थान पे देखने को मिलता है। और इन सब चीज़ों को देखने के साथ साथ में और इंडिया आपको फिर भी 126 पे मिलता है, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है, राइट, अच्छी बात नहीं है। चलिए बहुत सारी चीज़ें और लिखी हैं। सबसे कम खुशहाल देशों की लिस्ट यहाँ पे जारी है। 137 पे आपको मिलेगा क्या, अफगानिस्तान। लेबनान कहाँ पे आपको मिलेगा, 136 पे मिलेगा। सियरा लियोन मिलेगा, जिम्बाब्वे मिलेगा और कांगो गणराज्य मिलेगा। तो आपको अफगानिस्तान अगर आप छोड़ देंगे तो ये और सब कंट्रीज हैं, मैक्सिमम कंट्रीज आपको कहाँ से देखने को मिलते हैं, तो ये मिलते हैं आपको अफ्रीका से, राइट। भारत और पड़ोसी देशों में आप देखिए सबसे गंदी स्थिति केवल भारत की है, और चाइना बहुत अच्छी स्थिति में है, फिर भी नेपाल बहुत अच्छी स्थिति में है, ठीक। और सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, इनको पढ़ लो ठीक से, पॉज करके पढ़ लो या अपनी बुक में पढ़ लो, ठीक। इंपॉर्टेंट थी, याद रखना इसको। चलिए अगला है जो रवांडा है, रवांडा वो mRNA वैक्सीन उत्पादन सुविधा वाला पहला अफ्रीकी देश बना है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, और नहीं पूछे तो जाते हैं बट इनसे बहुत ज़्यादा अंदर से चीज़ें निकल के नहीं आती हैं, क्योंकि ये जितनी जानकारी लिखी है यही बहुत बड़ा आधार है, इससे ज़्यादा और इसमें जानने के लिए बहुत कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। पहला अफ्रीकी देश बन गया, वो चीज़ हम लोगों ने देख ली। एक जर्मन दवा कंपनी है बायोएनटेक, यहाँ पे देखिए नाम लिखा हुआ बायोएनटेक के द्वारा विकसित की गई बायोटेनर्स नाम की mRNA मोबाइल कारखानों के 6 कंटेनर प्राप्त हुए। किसको प्राप्त हुए, तो रवांडा को प्राप्त हुए, ठीक। अब देखिए रवांडा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह बताया कि यहाँ पे 800 वर्ग मीटर में संचालित होती है यह सुविधा जो यहाँ पे बनाई गई है, जिसमें प्रतिवर्ष 50 मिलियन खुराक तक उत्पादन कर सकती हैं। mRNA वैक्सीन कौन कौन सी होती हैं, ठीक, आप गूगल करके देख लेना। जो RNA बेस्ड होती है, मैसेंजर RNA बेस्ड होती हैं। RNA के भी टाइप है ना अलग अलग, ठीक, mRNA, tRNA, rRNA, तो उसमें जो mRNA है वैसी वाली है, इनकी बात की जा रही है यहाँ पे। बहुत सारी चीजें इसमें और भी लिखी हैं, बहुत इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक, पढ़ ले बस, बहुत कुछ खास नहीं है। देखिए भूटान जो है यूनाइटेड नेशंस के सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर कर दिया गया। अब देखिए जो सबसे कम विकसित सूची जो होती है देशों की, उसकी एक लिस्ट तैयार की जाती है जिसको बोलते हैं लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, जिसको बोलते हैं लीस्ट LD और C, ठीक, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, इसकी सूची से बाहर कर दिया गया, ठीक। किसको बाहर किया गया, भूटान को। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, इंपॉर्टेंट लगा लेना यहाँ पे। कब बाहर किया गया, तो 13 दिसंबर को, तारीख याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कुछ गलत वलत लिखा क्या, बन जाएगा, ठीक, 13 दिसंबर को बाहर निकलने वाला देश बन जाएगा। 1971 में स्थापित LDC जो देश है उनके बैंड से ग्रेजुएट होने वाला, मतलब बाहर निकलने वाला, ठीक है। 1971 में, इससे पहले इसको शामिल किया गया था, बहुत मामलों में इसने बहुत अच्छी प्रगति कर ली। जो वार्षिक वृद्धि दर इसकी 7% के आसपास आपको देखने को मिली, ठीक। वर्तमान में देखिए यूनाइटेड नेशंस के उन 46 देशों में सूचीबद्ध करता है, जो LDC है, लो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, उसमें 46 देश हैं, और LDC लिखा हुआ है, इसमें इस श्रेणी में आते हैं, जिसमें 33 अफ्रीका के हैं, सबसे ज़्यादा अफ्रीका के हैं, 9 एशिया से हैं, और 3 प्रशांत क्षेत्र पैसिफिक एरिया से हैं, और 1 कैरेबियन एरिया वो है जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में, एक छोटे पनामा और सूरीनाम, ऐसे बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पे। वहाँ वो जो एरिया है वो आता है, ग्वाटेमाला जहाँ पे आता है वो वाला एरिया कैरेबियन कंट्रीज में आता है, ठीक है। इस सूची में और कौन, 2021 में बांग्लादेश और नेपाल बाहर आ चुका है ऑलरेडी, ठीक। चलिए
और ये डिसाइड कैसे होता है कि कौन सा कंट्री है वो एलडीसी में आता है, यानी लीस्ट डेवलप कंट्रीज में आता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 वर्ष की औसत जिसकी 1230 यूएस डॉलर से सीमा कम हो, यानी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, जो उनकी नेशनल इनकम है, सकल राष्ट्रीय नेट नेशनल इनकम, वो अगर 3 वर्ष की अगर उनका एवरेज निकाला जाए और वो अगर 1230 अमेरिकी डॉलर से कम है, तो जिसका आहार, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित संभावनाओं के खाद्य संभावनाओं के आधार पर समग्र मानव संपत्ति सूचकांक में खराब प्रदर्शन हो, ऐसे देशों को एलडीसी में माना जाता है। ठीक, चलिए और अब क्या है देखिए, ये इसमें भी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, 10 20 40 बार लिख लेना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आईएसए लिखा है इसमें देखिए आईएसए इंडियन इंटरनेशनल सोलर अलायंस, नॉट इंडियन। 2015 में ये आईएसए बनी थी, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलते हैं गुड़गांव में। इंडिया और फ्रांस की ये मुहिम थी, और जब पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, पेरिस समझौता हुआ था, उसी टाइम पे फ्रांस में ये मोदी जी ने और फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने मिलकर घोषणा की थी। राइट, चलिए अब ये है क्या इसमें, तो लिखा है 2 चीजें हैं। एक चीज देखिए, ब्राजील बना पूर्ण सदस्य लिखा हुआ है, जबकि रिपब्लिक ऑफ कांगो ने आईएसए के फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किया। अब देखिए 2 चीजें आपको मिलती हैं यहाँ पे। एक चीज लिखी हुई है कि एक कांगो ने, रिपब्लिक ऑफ कांगो ने आईएसए के जो फ्रेमवर्क है उस पर हस्ताक्षर किया। दूसरा है कि ब्राजील पूर्ण सदस्य बना। जो हस्ताक्षर कर लेते हैं वो पूर्ण सदस्य नहीं होते हैं। ठीक, उसको अगर दोबारा रिकॉग्नाइज करते हैं बैठ के फिर से वो दोबारा से, तब वो पूर्ण सदस्यता वाले उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, तब वो आते हैं पूर्ण सदस्यता में। तो कांगो ने केवल फ्रेमवर्क का सिग्नेचर किया है। राइट, और जबकि ब्राजील जो है पूरा बन चुका है अब आईएसए का मेंबर। अब आईएसए में कौन कौन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में कौन कौन से आते हैं, तो देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के जितने भी कंट्रीज हैं और इनके आसपास के भी, ठीक, जितने भी कंट्रीज हैं वो सब आते हैं किसके अंडर में, तो वो आते हैं आईएसए के अंडर में। 2015 में इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सोलर गठबंधन, बस इतना ही सब इसमें चीजें लिखी हुई हैं, और इसमें कुछ खास ऐसा मिलेगा नहीं आपको। 2-3 चीजें देख लीजिए, 2015 में घोषणा की गई थी, ये भी सब चीजें मैंने बता दी। और क्या है इसमें, ब्राजील पूर्ण सदस्य बना है। 3 फरवरी 2023 को सदस्यता का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था भारत, और इसमें बहुत सी चीजें हैं, इस सब चीजें कि कौन इनका जो ब्यूरोक्रेट था या कौन इनका राजदूत था, उसने ऐसे आके बोला, इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब इससे कोई बहुत खासा फर्क नहीं पड़ जाता है। राइट, ठीक, चलिए और इसमें क्या लिखा हुआ, हाल ही में, अरे 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 ये क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग, ओके। हाल ही में सौर गठबंधन आईएसए क्या है, इंटर गवर्नमेंटल एक संगठन है जिसमें आंशिक या पूर्ण रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित देश शामिल होते हैं। ठीक, चलिए हेडक्वार्टर्स आपको गुड़गांव में मिल जाएगा। वेट अ मिनट, आईएसए की कल्पना भारत, फ्रांस और ये सब हैं। अभी तक कुल इतने देश हैं, तो 113 देश ऐसे हैं जिन्होंने फ्रेमवर्क पर सिग्नेचर किए हैं। राइट, ठीक, जबकि 86 ने इस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने की पुष्टि की है। यूएनओ के सभी देश आईएसए में शामिल होने के पात्र हैं। राइट, अब देखिए अति इंपॉर्टेंट है ये सब, जितनी मैं बता रहा हूँ ये सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इनको। हथियारों पर व्यापार पर सिप्री रिपोर्ट है। सिप्री मैंने आपको बताया था, स्टॉकहोम्स इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो अपनी रिपोर्ट जारी करता है। पीछे मैंने जो रिपोर्ट आपको बताई थी उसमें ये वो पावर से रिलेटेड थी, किसके पास कितनी पावर है, उसमें इंडिया आता था 4थे नंबर पर। लेकिन इस रिपोर्ट की बात है कि जो हथियारों का जो व्यापार होता है उसमें स्थिति क्या बनी है आके, ठीक है, उनकी बात हो रही है। तो इसमें नंबर 1 पे 2-3 चीजें हैं। ऐसे आप इस रिपोर्ट को आपको कैसे पढ़ना, तो ऐसे पढ़ना, सबसे ज्यादा कौन कौन से कंट्रीज हैं जो एक टाइम पीरियड में, मतलब कि 2018 से लेकर 2022 तक कितने कंट्रीज हैं टॉप के जो सबसे ज्यादा हथियार आयात करते हैं। नंबर 2, कौन कौन से कंट्रीज हैं जो इस टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा हथियार जो हैं वो निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। नंबर 2, नंबर 3, स्थिति ओवरऑल वर्ल्ड में हथियारों के आयात निर्यात में क्या परिवर्तन हो रहा है, उसमें क्या परिवर्तन हुआ है। इन 3 चीजों को इन 3 चीजों को ध्यान से देखना है। ठीक, तो नंबर 1 वाले पे मैं आ जाता हूं। तो सबसे बड़ा इंडिया जो है 2018 से 22 तक विश्व का सबसे बड़ा आयात
जो हथियार है वो आयातक बना है यानी इंपोर्टर बना है। नंबर 2 पे आपको सऊदी अरब मिलेगा, फिर यूक्रेन मिलेगा। ठीक, अब रिपोर्ट की चर्चा देखिए इसमें की गई है। जो वर्ल्ड में पहले यही वाली जो आयात किया है उसी की बात चलो कर लो। ठीक, भारत ने 2018 से 22 के बीच में विश्व में सबसे बड़ा आयातक रहा है। जो वैश्विक आयात का 11% है, ये डेटा याद रखना, हो सकता है पूछ लिया जाए क्योंकि इंडिया इसमें टॉप पे है। राइट, हो सकता है इसको पूछ लिया जाए, इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार लिख रहा हूँ। ठीक, जबकि 2013 से लेकर 17 तक जो मंगाता था इंडिया, आयात करता था, उसमें 18 से लेकर 22 तक जो मंगाए हैं उसमें से 11% की गिरावट देखने के मिली है। इसके बावजूद भी इंडिया अभी तक टॉप पे है। नंबर 2 पे कौन है? तो नंबर 2 पे है सऊदी अरब, 9.6% के आसपास से जो टोटल इंपोर्ट करते हैं उसमें हिस्सा है। यूक्रेन 6.4% के आसपास, ऑस्ट्रेलिया 4.7%, जबकि चाइना आपको मिल जाता है 4.7% के साथ ही 5वें नंबर पे। ठीक, और इंडिया को हथियार आपूर्ति इस समय कौन करता है? तो देखिए, रसिया पहले भी करता था, रसिया आज भी नंबर 1 पे है, लेकिन रसिया की हिस्सेदारी इंडिया के इंपोर्ट में गिरी है। तो अभी हिस्सेदारी कितना है? मान लीजिए इंडिया अगर ये 100% अगर ऐसे सामान मंगाता है फॉरेन से, तो इसमें ये जो 45% का हिस्सा है ये किसका है? तो ये है रशिया का, ये है रशिया का। ठीक, जबकि फ्रांस का हिस्सा दूसरे नंबर पे है, कितना है? फ्रांस का दूसरे नंबर पे 29%, ये है फ्रांस, ये है फ्रांस। ठीक, और क्या है? नंबर तीसरे पे आ जाएगा यूएसए, मात्र 11%, हालांकि ये बढ़ रहा है, 11% है यूएसए। ठीक, बाकी अदर कंट्रीज से जैसे इजराइल से मंगा लेगा, और आपका इजराइल के बाद में किससे किससे, तो आपको साउथ अफ्रीका भी आपको देखने को इसमें मिलेगा। ठीक है, चलिए अब क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए, जो एक्सपोर्टर थे उनकी मैं बात कर लेता हूं। तो वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है वो कौन है? यूएसए है। जो वर्ल्ड में जो एक्सपोर्ट होता है उसमें 40% की हिस्सेदारी है यूएसए की। ठीक है, जबकि रसिया की पहले 22% हिस्सेदारी थी जो घट के 16% हो गई है, जबकि यूएसए की हिस्सेदारी 33% से बढ़ के 40%। पुरानी मत भी अगर याद रखेंगे आप तो ये वाली तो याद रखेंगे, 40, 16, और फ्रांस नंबर 3 पे 11%, जबकि चाइना 5.2 से कितने परसेंट पे है? तो चौथे नंबर पे आपको मिलेगा, जबकि जर्मनी आपको 5वें नंबर पे मिलेगा। ठीक, अब वर्ल्ड का सिनेरियो देख लीजिए तीसरे पॉइंट पे, जो मैंने अपने तीसरा पॉइंट आपको बताया था ना, ये वाला तीसरा पॉइंट, तो यहाँ आ जाइए। चलिए, अब विश्व के अंतरराष्ट्रीय हथियारों के हस्तांतरण में वृद्धि हुई है, कमी आई है, कितनी आई है? 5.1% की कमी आई है। यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि में 2013 से 17 और 18 से 22 के बीच यूरोपीय देशों का हथियारों का आयात में 47% की बढ़ोतरी हुई है। ठीक, बढ़ी है। और इस रिपोर्ट में बहुत ऐसा कुछ है नहीं तो आपको बहुत पढ़ना पड़े। भारत ने इस वर्ष की अवधि के दौरान इजराइल, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका से भी हथियार आयात किए, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि 45% में तो आपका रशिया हो गया, फ्रांस हो गया आपका 29%, जबकि यूएसए हो गया 11%, तो बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा वो इन 3 कंट्रीज से इंडिया मंगाता है। देखिए एक और आ गई, नाइट फ्रैंक इंटरनेशनल रेजिडेंशियल इंडेक्स। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट, ये मतलब ये है कि दुनिया के सबसे रेजिडेंशियल एरिया कौन से हैं, किस शहर के बहुत महंगे हैं, इनमें बात की गई है। ठीक है, पीछे से कुछ आवाजें आ रही हैं, उसको ध्यान में मत देना। 4-5 दिन से ये प्रोग्राम ऐसा चल रहा है, और ये जब तक आगे गणेश चतुर्थी नहीं हो जाती है तब तक ये प्रोग्राम ऐसे चलता रहेगा। तो कब तक रोका जाए? जब तक गणेश चतुर्थी हो जाएगी, 5-6 दिन बाद है, तब तक ये चीजें हो जाएंगी। ठीक है, राइट। चलिए, तो है क्या, नाइट फ्रैंक एक संपत्ति सलाहकार फर्म है। कहाँ की है? तो लंदन की है, याद रखना, लंदन की है। ये बताती है कि कौन से देश में कौन से शहर का सबसे महंगा है, कौन सा सबसे सस्ता है। तो इसमें सबसे नंबर 1 पे सबसे महंगा है कौन? मोनाको, सबसे नंबर 1 पे सबसे महंगा शहर बताया गया है, जहां केवल 1 मिलियन $1 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। ठीक, तो 1 मिलियन $1 में आपको 17 स्क्वायर मतलब मीटर, बस इतनी सी जगह मिल पाएगी, बहुत छोटी सी, एक कमरा बनाने भर की। ठीक है, चलिए, इसके बाद महंगाई कहाँ पे? दूसरे नंबर पे तो हांगकांग, फिर न्यूयॉर्क, फिर सिंगापुर, और फिर विदेशी स्थानों में यूके और यूएई और यूएसए जो है, वहां घर खरीदने के लिए पसंदीदा स्थान है। ठीक, नंबर 1 पे यूके, फिर यूएई, फिर यूएसए।
ठीक, तो आप याद रखना सब यू वाले हैं, यू फॉर यूके, यू फॉर यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट, नंबर 3 पे यूएस है। ठीक है, सूचकांक में यूनाइटेड किंगडम पहली प्राथमिकता है जहां पे लोग अपनी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। ठीक, ऐसी वाली चीजों के साथ में, और ये सब बहुत सारी ऐसी चीजें पड़ी हैं, इनको बहुत ध्यान से नहीं पढ़ना होता है। ठीक, इंडिया की स्थिति आप जरा देख लें। इंडिया के मुंबई जो है सबसे महंगा है, जबकि इसी रिपोर्ट में 37वें स्थान पे है। कौन है 37वें स्थान पे है मुंबई। ठीक, बेंगलुरु की स्थिति है 3% की वृद्धि के साथ 63वें स्थान पे। ठीक, वहीं दिल्ली 1.2% की वृद्धि के साथ 77वें स्थान पे। ठीक, ये याद रखना दोस्त। और देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हमेशा होती रहती है, इसमें केवल आप इतना याद रखना, बहुत सारी चीजें मत पढ़ना। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित दुनिया का पहला रेडियो प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो रेडियो जीपीटी, ये चैट जीपीटी 3 टेक्नोलॉजी पे। चैट जीपीटी का नाम आप हजारों बार सुन चुके होंगे, और क्रांतिकारी परिवर्तन है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। आगे हो सकता आपको और भी बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिले। ठीक है, तो आप ये चीज याद रखना। तो इसमें कौन सी टेक्निक यूज की गई है? तो वो टेक्निक है इसमें जीपीटी यानी चैट जीपीटी। अच्छा, चैट जीपीटी है किसका? तो एक कंपनी है ओपन एआई का ही चैट जीपीटी है। ओपन एआई का है जो चैट जीपीटी है, उसकी जीपीटी 3 तकनीक इसमें यूज की जा रही है। और कंपनी कौन सी है? तो देखिए ओहियो बेस्ड एक कंपनी है, मीडिया कंपनी है, इसका नाम है फ्यूचरी। अब इसको इंग्लिश में पढ़ के फुटूरी मत कर देना, फुटूरी नहीं तो आप फुटूरी करने लगो, ये फ्यूचर वाला फ्यूचरी है, राइट। और बाकी सारी इसमें चीजें बहुत कुछ ऐसी है नहीं इंपॉर्टेंट, बस इतनी चीजें याद रखी हैं। पीछे आप पढ़ लीजिए जाके, छोटी छोटी चीजें ये लिखी हैं, और ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए इंडिया भारत आसियान व्यापार शिखर सम्मेलन, ओके, 5वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन। अब देखिए 5वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो मार्च में हुआ। कहाँ हुआ? कुआलालंपुर में हुआ। बहुत पुराना हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास, अति से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ये बिल्कुल पास का होता तो ये घटना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती, बट अभी बहुत ठीक ठाक टाइम निकल गया मार्च का, क्योंकि हम लोग 6 महीने के बढ़ रहे हैं। इसमें ये याद रखना कहाँ पे हुआ? कुआलालंपुर में हुआ। और संबोधित किसने किया था? तो राजीव चंद्रशेखर साहब हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। ठीक, जिसको मैती बोलते हैं ना, मैती, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको इंग्लिश में, हिंदी वैसे बोलते हैं, शॉर्ट में मैती। ठीक है, तो 5वें आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित किया था। इसकी थीम क्या है? थीम देखिए मोटी मोटी ये लिखी हुई है, बड़े बड़े शब्दों में, आप इसको आराम से पढ़ें। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यह भारत और कुआलालंपुर के 10 सदस्यीय ब्लॉक के बीच 3 दशक से अधिक लंबे जुड़ाव को मनाने के लिए आसियान भारत मित्रता वर्ष के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया है। ठीक, वर्तमान में आसियान में कौन से हैं 10? तो 10 ये हैं। आसियान में एक 11वां भी जोड़ा जा रहा है, आपको उसका नाम कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं आपको कम से कम 3 या 4 बार बता चुका हूँ, छोटी छोटी चीजें मैं लगातार बताता रहता हूँ। अगर आपके दिमाग से स्किप हो रही हैं तो आपको ये कठिनाई पैदा करेंगी, किसमें पैदा करेंगी? तो पैदा करेंगी आपके एग्जाम में, राइट। चलिए यहाँ बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, ये सारे देखिए कंट्रीज यहाँ पे लिखे हुए हैं, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड, ब्रुनई, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम। ठीक, और ये सारी सब चीजें हैं। और बैंकॉक घोषणा की बात हो रही है, देखिए बैंकॉक घोषणा हुई थी 1967 में, उसके द्वारा ये बनाया गया था। ठीक, आसियान देशों की कुल आबादी इतनी है, जीडीपी इतनी है, एक मोटा मोटी समझने के लिए है, याद मत करना बैठ के। ठीक, बाकी ये डेटा मेंस के टाइम पे आपको पता होने चाहिए। जब रीजनल फोर्सेस की बात आती है तो वहां पे आप कैसे इसको लिखते हैं, तब ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, और देखिए यहाँ लिखा है भारत और आसियान के बीच सहयोग के क्षेत्र में, यानी इंडिया आसियान में एक रणनीतिक व्यापारिक भागीदारी यानी कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात हो रही है। ठीक, इसकी बात कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी 19वें शिखर सम्मेलन में। ठीक, और इसमें क्या है? भारत, म्यांमार, थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग और कलादान मल्टी मॉडल परियोजना। ये इसको कलादान परियोजना के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा, पढ़ लेना। इंडिया म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग बनाया जाएगा, उस पर बहुत चर्चा है, इंडिया म्यांमार और थाईलैंड। ठीक, इंडिया कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट के जो कंट्रीज हैं वहां से प्रोवाइड करने की इंडिया के लिए भी देखिए बहुत फायदेमंद है। एक अभी नई कनेक्टिविटी परियोजना जो G20 में प्रपोज्ड थी,
जिसको आईमैक नाम दिया गया। आईमैक क्या है? इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। ठीक, तो आईमैक की चर्चा हम लोग देख चुके हैं, कई बार हम लोगों ने आईमैक देखा, और आईमैक को आप रट लेना, आने की संभावना बनी रहेगी। ठीक, बाकी एफटीए वाली बात है, देखिए एफटीए यहाँ पे लिखा हुआ है। एफटीए बहुत से कंट्रीज के साथ में इंडिया कर रहा है, जैसे कि कनाडा हो गया, कनाडा के साथ में तो अभी पानी में चला गया जब से कनाडा के दिमाग खराब हो गए हैं, राइट। लेकिन अभी जो ऑस्ट्रेलिया है और यूके है, इनके साथ में एफटीए की बात चल रही है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। ठीक, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक ऐसा होता है जिसमें आप टैरिफ नहीं लगाते हैं। जैसे आपके देश में कोई चीज इंपोर्ट हुई है बाहर से, तो आप उस पर टैरिफ नहीं लगाएंगे। ठीक है। आसियान सहयोग संगठन कोष की स्थापना की जाएगी, जैसे स्थापना मतलब वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ठीक, इतनी चीजें। अरे खत्म हो गया क्या? 2 पेज बते हुए थे यार, पीडीएफ खत्म हो गई है। डोंट वरी, चलो मैं आज ही रिकॉर्ड कर दूंगा। जैसे ही मैं ये अपलोड करूंगा, आधे घंटे बाद मैं दूसरा लेक्चर अपलोड कर दूंगा, जिसमें आपको इंटरनेशनल पूरी मिल जाएगी। ठीक है, फिर हम लोग 5-6 वीडियो और बनाएंगे छोटे छोटे, और इंपॉर्टेंट चीजें उसमें मैं क्या करूंगा, उसमें देखिए, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट जितनी भी चीजें होंगी वो सब मैं उठा के उसमें डालूंगा। ठीक है, उसमें फालतू मतलब ऐसे जो डिस्कशन में किया करता हूँ आपसे बहुत सारी चीजें बताने की, एक एक लाइन बताने की, ये सब चीजें फिर नहीं करूंगा, क्योंकि उससे देखिए 2 फायदे होंगे। एक तो मैं आपके लिए चीजें बहुत शॉर्ट कर दूंगा, आपको पढ़ने में बहुत आनंद आएगा, और दूसरी चीज देखो, आप इतना तो विश्वास आपको पता चल गया होगा करंट अफेयर्स इतने टाइम से पढ़ते हुए मुझसे, कि जो चीजें हैं जो मैं बताता हूँ वो उनकी रिलेवेंसी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि मैं ऐसे नहीं शॉर्ट लिस्टिंग करता हूँ, मैंने आपको पेपर भी दिखाया, यूपीपीसीएस का पेपर दिखाया, 40-40 क्वेश्चन मैंने दिखाए, कैसे टैकल करना है मैंने ये आपको बताया, और क्या क्या उनकी प्रवृत्तियां होती हैं, कैसे कैसे मैनर्स में आपसे पूछे जाते हैं, क्या उनका लेवल होता है, क्या इन्फॉर्मेशन जो पूछी जा रही है वो किस लेवल की है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ठीक, एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है या सीधे फैक्चुअल है, ये सारी चीज़ों पे हम लोग थॉरली चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी का सिस्टम ये है कि अभी मैं बहुत शॉर्ट करके जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं उतनी बताने की कोशिश करूंगा, और जो फालतू की चीज़ें होंगी मैं सब निकाल दूंगा। राइट, अगर आपको पढ़नी है तो आपके पास ऑलरेडी बुक है ही, मैं रिकमेंड मैंने पहले किया था कि इस बुक के आप पीडीएफ के चक्कर में मत पढ़ना, ये बुक आपके पास में हार्ड कॉपी ही होनी चाहिए। तो अगर कृपया आप पीडीएफ से पढ़ रहे हैं तो अभी भी बदलाव करने की आवश्यकता है, चेंज कर लें। अगर मान लीजिए किसी के पास नहीं है तो आप फोटोकॉपी करा सकते हैं दूसरे से, ऐसा कर लें, राइट, या आप कहीं पीडीएफ मिल जाए तो आप उसकी फोटोकॉपी करा लें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बने रहने के लिए। आधे घंटे बाद मैं फिर दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड कर दूंगा, तो ये इंटरनेशनल खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे हम पूरी घटनासार खत्म कर लेंगे। और इसके बाद में जिन लोगों की दरख्वास्त थी कि वो पॉलिटी ठीक से पढ़ें, पॉलिटी का जो सीरीज चल रही है मतलब एनसीईआरटी लक्ष्मीकांत वाली, उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो बस थोड़ा सा टाइम मुझे 2-3-4 दिन का दीजिए, ये बहुत ख़राब से दिन है। एक तो मेरी तबीयत 10-12 दिन से बहुत गंदी थी, ख़राब थी बहुत, मतलब मैंने बहुत कोशिश की कि जल्दी ठीक हो जाए, हर कोशिश की यार, हुई नहीं वो, बट अभी फ़िलहाल कुछ मेरा गला ठीक लग रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा वो सीरीज स्टार्ट की जाए। और जो पॉलिटी की एक और मैंने सीरीज नई स्टार्ट की, जो इम्पोर्टेंट चीज़ों पे बेस्ड है, वो वाली जो फास्ट ट्रैक टाइप की, जिसको आपने सुपर फास्ट नाम से आपने देखा होगा वहाँ पे। ठीक है, तो वो वाली सीरीज भी स्टार्ट कर दी जाए, जिसमें आप तेजी से चीज़ों को पढ़ सकें, और इन सब चीज़ों को, करंट अफेयर्स को बात के लिए मत छोड़ें, मेरी बात को गांठ बांध लेना आज ही, बात के लिए मत छोड़ना, ये सरदर्द बनेगी। क्योंकि आप लोगों की कोशिश ये होती है कि आप लोग जब भी वीडियो देखते हैं कि हाँ ठीक है, अच्छा तो मिल रहा है, अच्छा तो बता रहा है, चलो ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ प्लेलिस्ट, बाद में देख लूंगा। सर बाद में कुछ होता ही नहीं है, बाद में इतना आपके दिमाग में इतना ट्रैफिक होगा ना, कौन सी इन्फॉर्मेशन जाएगी कौन सी नहीं जाएगी, सब लड़ जाएंगी, सब भूल जाएंगे, ऐसा ही होना है। इसलिए कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप अभी वक्त रहते सुबह शाम एक बार सुबह बैठ के देख लीजिए, 2 लेक्चर 3 लेक्चर 4 लेक्चर, ठीक, अगले दिन फिर सुबह उठिए फिर 4 लेक्चर देख लीजिए, अगर जिनका छूटा हुआ है फिर सुबह उठिए फिर 2 लेक्चर देख लीजिए। इस तरीके से मल्टीपल रिवीजन कर लीजिए, 2 या 3 बार इस सीरीज को देख जाना, आपको इसका असर पता चलेगा। इतनी कम मेहनत में आप एंसेंट हिस्ट्री में अच्छे क्वेश्चंस कर पाएंगे, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे, ये बड़ी बात होती है, लोग नहीं कर पाते हैं, अक्सर 99% लोग नहीं कर पाते हैं, मिडिवल में नहीं कर पाते हैं, अन्य सेक्टर्स में नहीं कर पाते हैं। करंट अफेयर्स आपको ये वरदान देता है कि जाओ वत्स तुम्हारा सिलेक्शन होता है, ठीक, तो वो वरदान अगर मिल रहा है तो उसको ले लो। मैं बात ये कर रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत, मतलब आपको क्या लगता है कि केवल मैं ये पढ़ाने बैठा हूँ? आपको क्या बोलता हूँ, ये करंट अफेयर्स
मुझे बहुत मज़ा आता है। देखिए मज़ा नहीं आता है, सीरियसली मैं बताऊँ, मुझे मज़ा आता है पॉलिटी में, मुझे मज़ा आता है अन्य सब्जेक्ट्स में जैसे मैपिंग में, मुझे मज़ा आता है इंटरनेशनल रिलेशंस में, मुझे मज़ा आता है मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक, तो ये सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें सीरियसली मुझे मज़ा आता है, मुझे मज़ा आता है मतलब वो इन्वायरमेंट पढ़ाने में। ठीक, जो सही में अच्छे सब्जेक्ट हैं जिसमें मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मैं कर सकता हूँ, बहुत अच्छा मैं पढ़ाता हूँ, लोगों को समझ में आया है, जिसमें पढ़ाने का मेरा एक्सपीरियंस रहा है। ये वाला सेक्टर देखिए ऐसा है जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ मात्र इसलिए क्योंकि आपको एग्जाम में उसका फायदा मिले। मुझे अल्टीमेटली रिजल्ट चाहिए, मुझे अच्छा क्या लगता है इससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं रिजल्ट चाहता हूँ और अगर आप भी अपना रिजल्ट चाहते हैं तो ये चीज़ फॉलो करें जो मैं बता रहा हूँ, नहीं तो फिर बाद में आप मुझे याद करेंगे सपने में। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।